हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में मैं आपको 5वां चैप्टर गति के नियम पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर के आपका घर्षण अभी चल रहा है। और मैंने कल आपको स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण के बारे में बता दिया था। अब मैं आपको बताऊँगा आज लोटनी या घूर्णन घर्षण। इसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी सरफेस पर लुढ़कती हुई गति करती है, जैसे पहिया है, अगर मान लो हम पहिए को लुढ़का दें तो वो पहिया अपने अक्ष पर भी गति करता है और स्थानांतरी गति भी करता है। इसी प्रकार से गेंद है, गेंद को लुढ़काएंगे तो गेंद घूर्णन गति भी करती है और वो स्थानांतरी गति भी करती है। तो जब वस्तु लुढ़कती हुई फर्श पर, किसी फर्श पर या किसी सतह पर गति करती है, उस समय जो उसमें घर्षण होता है उसे हम कहते हैं लोटनी घर्षण या घूर्णन घर्षण। जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती हुई गति करती है तो इसे इस स्थिति में घर्षण को घूर्णन या लोटनी घर्षण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सतह जो होती हैं वो चिकनी नहीं होती पूर्णतः, तो उसमें क्या एलिवेशन डिप्रेशंस होते हैं। तो अब जैसे मान लो कि आपने अभी इसमें डिप्रेशन, अब मान लो यहाँ पर किसी वस्तु को आपने ये कोई वस्तु है जो ये और मान लो ये इधर की तरफ मूव कर रही है ऐसे, तो क्या इस डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए, इस डिप्रेशन के कारण जो इस पर घर्षण बल कार्य करता है उसी को हम लोटनी घर्षण कहते हैं। जो वस्तु जब सतह पर होती है तो वो सतह के जो डिप्रेशन होता है उसमें फंस जाती है और एलिवेशन पार्ट को क्रॉस करने के लिए उस पर एक बल कार्य करने लगता है जो कि इसके ठीक विपरीत दिशा में होता है। तो जो घर्षण बल होता है वो इस तरीके से काम करेगा। इसमें इसको हम FR से डिनोट करते हैं ना। लोटनी घर्षण बल इक्वल टू FR रोलिंग, तो ये FR इक्वल टू म्यू आर इंटू कैपिटल R। ये तो यहाँ पर R का मतलब रोलिंग होता है और ये इसका यहाँ पर जो होता है वो प्रतिक्रिया बल होता है जो, तो म्यू आर इक्वल टू FR अपॉन R, जहाँ म्यू आर इक्वल टू ये कहलाता है आपका म्यू आर लोटनी
घर्षण गुणांक और R प्रतिक्रिया बल। अब इस लोटनी घर्षण बल, अगर इस हम तीनों लोटनी जो घर्षण बल होता है, सामान्यतः ये जितनी भी जो बॉल बेयरिंग वगैरह होती हैं तो वो इस घर्षण को कम करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। अब मैं इसमें तीनों का ले रहा हूँ, जो स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण और लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण। अब इसमें हम स्थैतिक घर्षण देखें तो भाई इसमें Fs इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक कहलाता है और गतिक घर्षण एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर। लोटनी घर्षण एफ आर इक्वल टू म्यू आर इंटू आर। तो यानी यहाँ पर क्या है, अब देखो इन तीनों का इसमें देखा जाए तो इसमें क्या है, कंपैरिजन देखें तो एफ एस ग्रेटर देन एफ के ग्रेटर देन एफ आर, यानी स्थैतिक घर्षण बल ज़्यादा होता है गतिक घर्षण से और गतिक घर्षण ज़्यादा होता है इसके लोटनी घर्षण से। तो इसमें म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के और ग्रेटर देन म्यू आर। तो उसी अनुपात के अंदर ये म्यू एस का मान सबसे अधिक होता है, म्यू के का इससे भी कम होता है और म्यू आर का सबसे कम होता है। तो ये घटते क्रम के अंदर है, ये भी यहाँ पर घटते क्रम के अंदर है। जो ये घटते क्रम में घटते क्रम में। तो इस तरह से ये तीनों का एक कंपैरिजन है इनका, जो है स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण और लोटनी घर्षण का। अब हम इसमें ले रहे हैं घर्षण कोण। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक सतह है और यहाँ पर कोई वस्तु है, इस पर यहाँ पर एक बल काम कर रहा है, आरोपित बल F, और इस दिशा में जो बल काम कर रहा है वो है आपका स्थैतिक घर्षण बल Fs। और हम ये जानते हैं कि भाई इस वस्तु पर जो इसका जो भार होता है वो ठीक नीचे की तरफ होता है, ये इसका भार mg और ये इसका प्रतिक्रिया बल r।
अब अगर हम इस एफ एस और आर का परिणामी निकालें तो ये परिणामी इधर की तरफ कार्य करेगा इसका। तो मान लेते हैं कि ये परिणामी बल इसका P होता है, तो ये है परिणामी बल। तो जब वस्तु ठीक चलना आरंभ करती है उस समय का है ये जो, तो जब ठीक चलना आरंभ करती है उस समय उस पर काम करता है जो, उसे हम सीमांत स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसको हम एफ एस से डिनोट करते हैं। और ये बल का मान सबसे अधिक होता है, जो ये मैक्सिमम होता है, तो हम इसको एफ एस मैक्सिमम भी कह सकते हैं, एफ एस मैक्सिमम। अब इसके परिणामी बल और इनके बीच में जो कोण काम करता है, इस कोण को कहते हैं घर्षण कोण। स्थैतिक घर्षण बल इक्वल टू एफ एस, और ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम। और प्रतिक्रिया बल आर, ये जो ठीक ऊपर की तरफ काम कर रहा है, एफ एस मैक्सिमम तथा प्रतिक्रिया बल आर का परिणामी बल ये इक्वल टू पी, जो मैंने आपके यहाँ पर दिखाया है। अब इसके हम जो एंगल घर्षण कोण को डिफाइन करते हैं, घर्षण बल तथा प्रतिक्रिया बल के परिणामी बल का प्रतिक्रिया बल के साथ बना कोण घर्षण कोण लैम्डा कहलाता है। एफ एस मैक्सिमम प्रतिक्रिया बल आर का परिणामी बल पी है, तो घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल के परिणामी बल का प्रतिक्रिया बल के साथ बना कोण घर्षण कोण लैम्डा कहलाता है। ये लैम्डा बना हुआ है इसके अंदर। अब इसमें हम इस P के जो है दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक तो R की दिशा में और एक इसकी दिशा में जो है ये। तो परिणामी बल P का ऊर्ध्व घटक इक्वल टू P cos थीटा, P cos लैम्डा, और इसका क्षैतिज घटक इक्वल टू P sin लैम्डा। यानी कि इसी का इसकी दिशा में जो घटक होगा वो कहलाएगा इधर की तरफ P cos थीटा और इधर की तरफ P sin थीटा। तो संतुलन अवस्था में क्या होगा? संतुलन अवस्था में इसका जो P cos थीटा है, P
साइन थीटा, ये इक्वल टू हो जाएगा एफ एस, और पी कॉस थीटा ये हो जाएगा इसका आर। तो ये आपका 1 और ये नंबर 2, ये इसके समीकरण आ गए इसके दो। तो इसमें से हम, सॉरी कॉस थीटा नहीं है, लैम्डा, तो इनमें एक रिलेशन निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, जब भाग देंगे तो इसमें क्या होगा भाई, P साइन लैम्डा अपॉन P कॉस लैम्डा इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। यहाँ से P इसमें हटा देंगे और ये हो जाएगा टेन लैम्डा इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एफ एस अपॉन आर ये इसका म्यू के बराबर है। तो टेन लैम्डा इक्वल टू म्यू एस, या लैम्डा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस, जहाँ म्यू एस इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो इसका मतलब ये हो गया कि घर्षण कोण की स्पर्ज्या स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होती है। अतः घर्षण कोण लैम्डा की स्पर्शज्य स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस के बराबर होती है। अब इसमें अगर हम समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ दें तो इसमें P का मान आ जाएगा। समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो यानी P साइन लैम्डा होल स्क्वायर प्लस P कॉस लैम्डा होल स्क्वायर इक्वल टू एफ एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो ये P स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा प्लस P स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा इक्वल टू एफ एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। P स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर लैम्डा प्लस कॉस स्क्वायर लैम्डा इक्वल टू एफ एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये ट्रिग्नोमेट्री की संबंध है, इसका मान 1 के बराबर होता है। P स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू एफ एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो P इक्वल टू अंडर रूट एफ एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये परिणामी बल को व्यक्त करता है, यानी किस किस का परिणामी है ये, घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल। तो इन दोनों के परिणामी को ये व्यक्त करता है। तो ये कहलाता है घर्षण कोण। तो घर्षण कोण वह कोण होता है जिस पर वस्तु ठीक चलना आरंभ करती है।
अब हम इसमें एक और लेते हैं आपका, जिसको हम कहते हैं विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, मान लो कि यहां पर एक आनत तल है, ये आनत तल, ये मान लिया कि कोण यहां पर थीटा के बराबर है, और मान लो कि यहां पर एक वस्तु है। तो क्या होता है भाई, पहले ये जो इसकी जो भुजा होती है, इसको हम मान लें भाई यहाँ ये ए बी और ये सी। तो जो ए सी जो इसका पार्ट है, ये पहले ए बी के समांतर होता है, उसके बाद फिर ए सी को धीरे धीरे उठाते जाते हैं। तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब वस्तु ठीक नीचे की तरफ फिसलना आरंभ कर देती है। तो जब नीचे की तरफ फिसलना आरंभ कर देती है, उस समय जो ये जो कोण होता है, इस कोण को कहते हैं इसका विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज। तो इसका भार ठीक नीचे की तरफ और इसका प्रतिक्रिया बल इस AC के लंबवत, इस तरीके से, ये है R। अब यहाँ पर हम जो वस्तु ठीक नीचे की तरफ खिसकना आरंभ करती है, इसका मतलब क्या है, घर्षण बल इस पर ऊपर की तरफ काम करता है। तो घर्षण बल इस पे ऐसे काम करता है, ये होता है Fs। वस्तु ठीक नीचे की तरफ गति करना इसमें आरंभ करेगी। तो अगर हम इस R को नीचे की तरफ बढ़ा दें इस तरीके से, तो ये एंगल जो है, ये एंगल भी इसमें थीटा के बराबर होगा ज्योमेट्री के अनुसार। अब इस mg के अपन दो कंपोनेंट कर सकते हैं इसके, एक तो इसका ये mg cos थीटा, और एक इसके ठीक परपेंडिकुलर इस तरीके से, ये है mg sin थीटा। किसी आनत तल का वह कोण जिसके लिए आनत तल पर रखी वस्तु ठीक फिसलना आरंभ करे, विराम कोण कहते हैं। यानी क्या है कि इस कोण तक तो वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी इसमें, जैसे ही इस कोण से थोड़ा सा कोण बढ़ाएंगे तो ये ठीक फिसलना आरंभ कर देगी यहां से। स्थैतिक घर्षण बल ये इसमें Fs है, और प्रतिक्रिया बल ये इसमें R के बराबर है। तो इसमें हम देखें तो इसमें mg के दो घटक चित्रानुसार संतुलन अवस्था में,
अब इसमें क्या है कि भाई हमने एम जी के दो घटक कर दिए, एक तो डी का आर के विपरीत है और दूसरा इस एफ एस के विपरीत है। तो संतुलन अवस्था में क्या होगा भाई, ये बल तो इसके बराबर होगा और एम जी साइन थीटा होगा वो इसके एफ एस के बराबर होगा। तो एम जी साइन थीटा ये इक्वल टू एफ एस और एम जी कॉस थीटा ये इक्वल टू आर। अपने पास ये दो समीकरण इसमें आ जाते हैं। अब इसमें अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा दें, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर आपके पास क्या आएगा, जो है ये एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। तो ये आ जाएगा आपका टेन थीटा, एम जी इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, टेन थीटा, और एफ एस अपॉन म्यू एस ये आपका म्यू एस के बराबर है। सो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस, जहां म्यू एस इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो इसमें भी यही है कि जो विराम कोण की स्पर्ज्या स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होती है। स्पर्ज्या स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होती है। तो अब देखें तो इसमें अगर हम इसका घर्षण कोण देखें, घर्षण कोण टेन लैम्डा, ये भी इसमें म्यू एस के बराबर होता है। इसका विराम कोण देखें हम यहाँ पर, टेन थीटा ये इक्वल टू म्यू एस सी। इसका मतलब क्या हुआ, टेन लैम्डा इक्वल टू टेन थीटा और लैम्डा इक्वल टू थीटा। इसका मतलब क्या है कि भाई घर्षण कोण और विराम कोण बराबर होते हैं। अतः घर्षण कोण तथा विराम कोण दोनों समान होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया लोटनी घर्षण क्या होता है, और मैंने आपको ये बताया इसके अंदर कि जो घर्षण कोण है, विराम कोण है, ये क्या होते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही इसका जो अच्छी तरीके से इसको समझें और इसको नोट करें, और ये नोट्स आप बना करके तैयार करिएगा और चेक कराइएगा। थैंक यू।